दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, तो गंदरू भाई शुरुआत करें कृषि समाचार से। बिल्कुल, तो आइए किसान भाइयों देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक 50% अनुदान पर कर सकते हैं मिल्किंग मशीन इकाई की स्थापना। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए खेत में चूना मिलाना है कारगर। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय प्रायोजित नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के तहत मिल्किंग मशीन इकाई की स्थापना के लिए पशुपालक राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 बकेट की इकाई की स्थापना लागत 85,000 रुपए और 4 बकेट इकाई की स्थापना लागत 1,55,000 रुपए है, जिसमें आधा व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। पिछले दिनों नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुआ। इन 3 दिनों के दौरान 125 शोध आलेख तथा 12 शीर्ष व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। इस संगोष्ठी में लाभकारी कीटों के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित विभिन्न शोध तथा शैक्षणिक संस्थानों से आए प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद केन्या के तर्ज पर प्राकृतिक राल एवं गोंद के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण, परागणकर्ता कीटों पर राष्ट्रीय नीति पत्र विकसित करने पर भी जोर दिया गया। झारखंड के ज्यादातर खेतों की मिट्टी अम्लीय है। किसान भाई बीज डालने से पहले खेत में लाइन बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 क्विंटल चूना डाले। इससे अम्लता में कमी और उपज में वृद्धि होती है। एक टेक्निक हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, जो इसमें हमारा ज़्यादा अम्लीय होगा तो 4 क्विंटल, मतलब हम जो अभी 1/10 हो गया, और कम अम्लीय जैसा कि 5 pH 5 के आसपास में 5.5 के रहेगा, तो 3 से 4 क्विंटल अगर चूना हम लाइन में जब हम बीज लगाते हैं, पहले जब लाइन खुलेगा हाल से उसी टाइम लाइन में हम 3 से 4 क्विंटल चूना पहले डाल देंगे, तो हमारा फिक्सेशन होता है, फास्फोरस फिक्सेशन होता है, चाहे जो जीवाणु खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, और जो अवेलेबिलिटी, फास्फोरस का अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा। फिक्सेशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो पीएच न्यूट्रल की तरह कर देते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी वो अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो बुआई के पहले ज़रूर 3 से 4 क्विंटल चूना इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाई सब्जी फसल खीरा की आगात खेती के लिए दिसंबर से जनवरी तक फसल लगा दे। अच्छी पैदावार के लिए स्वर्ण अगेती, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या पूना खीरा जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें। किसान भाई सब्जी फसल खीरा की आगात खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी वाले खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। आगात खेती के लिए बेहतर उपज देने में सक्षम प्रभेद स्वर्ण अगेती, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम या पूना खीरा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकता है।
यह पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जिन्होंने संघर्ष का एक लंबा सफर तय करके कामयाबी की मंजिल हासिल की है। शुरुआती दौर में इनके पास सुविधाओं के नाम पर मामूली से संसाधन थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा और धीरे धीरे प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाते गए। अभी फिलहाल 25 डिसमिल में मेरा टमाटर है, 25 डिसमिल में बंधा गोभी है, 20 डिसमिल में शिमला मिर्चा है और 5 डिसमिल में आलू है। आलू केवल खाने के लिए लगाते हैं बस। इससे कम से कम तो 50-70 हज़ार का प्रॉफिट आना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2180 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3600 रुपए से 3900 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 2500 रुपए से 2900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा।
क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। तो झुमकी बहन, अब हम जानकारी की बातें करें अपने किसान भाइयों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है। जिस काम के लिए हम आए हैं बिल्कुल उसकी तो बात ही होनी ही चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किसान भाइयों फल की खेती के बारे में। अरे वाह। और फलों में पपीता की खेती के बारे में। झारखंड में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो पपीता की खेती करते हैं, और हम तो कहते हैं कि और भी जो दूसरे किसान हैं जो नहीं करते हैं वो भी पपीता की खेती करें। लेकिन किसान भाइयों के सामने एक समस्या ये आती है कि अगर पपीता की खेती करते हैं तो उसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं और कीट लग जाते हैं, जिससे फसल जो है वो काफ़ी बर्बाद हो जाती है। अच्छा गंद्रू भाई, इसे तो हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और जब पक जाता है तो फल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरीके में बहुत लाभदायक, बहुत फायदेमंद ये फल कहें या सब्जी कहें, बिल्कुल, है ना? लेकिन इसकी खेती के लिए हमें फायदा पहुंचाना है किसान भाइयों को। बिल्कुल। और किसान भाइयों की जो समस्या आती है वो जो मैंने पहले कहा कि रोग उसमें लग जाते हैं और कीट लग जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों उसके रोग और कीट प्रबंधन पर। अच्छा। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं झुमकी बहन हमारे विशेषज्ञ नवीन कुमार जी। फटाफट जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे पपीता में रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री नवीन कुमार जी। तो पपीता में कौन सा प्रमुख रोग लगता है? किसान भाइयों, ये पपीता में बहुत ही एक नाजुक पौधा है और ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही पैसा देने वाला सब्जी है, और हम फल के भी रूप में उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से काफ़ी हद तक पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो ख़त्म होती हैं। इसमें पपीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे कि हम खाने से उसमें पेट में संबंधित जितनी बीमारियां वो भी ख़त्म होती हैं, और हम इसको कच्चे सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। मगर ये है कि इसमें कई तरह की बीमारियां और कीट से ये ग्रसित हो जाती हैं। किसान भाइयों, इसको कभी भी आप बिना बीज शोधन के न लगाएं, और बीज शोधन में इसको फफूंद के द्वारा तो बीमारियां होती ही हैं, साथ साथ वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं, विषाणु के द्वारा जो रोग ग्रसित हो जाते हैं ये, इसमें इसके पत्ते जो हैं सिकुड़ जाते हैं, पौधे बौने हो जाते हैं, पपीते की जो संख्या लगनी चाहिए उसमें पौधे में वो नहीं लग पाते हैं, और अंततः किसान भाई निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बीज को एक बार स्वस्थ बीज तो ले ही, इसके साथ साथ ही जहाँ जल जमाव की समस्या वहाँ पर पपीता को न लगाएं, और इसके बीज को एक मीडिया दवा आती है जिसमें इमिडाक्लोप्रिड दवा होता है केमिकल, उसको हम बीज को 1 किलो बीज को 3 ग्राम मीडिया दवा से यदि हम उपचारित कर लें तो विषाणु रोग से जो आने वाली समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। साथ साथ जो ये बीमारियां हैं उसको हम यदि पौधशाला को नेट में यदि रखें तो जो कीट के द्वारा जो बीमारी फैलती हैं, जैसे कि उसके जो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, वो बीमारियां नहीं हो पाती है। तो और फफूंद के द्वारा भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि उसमें कई तरह के धब्बे आ जाते हैं, पपीते में उसके पत्ते में धब्बे आ जाते हैं और उसमें सड़न होने लगता है, गोल गोल रंग भूरे धब्बे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए एक बेबेस्टीन दवा आती है जिसमें कार्बेंडाजिम होता है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के और इसका छिड़काव करने से फफूंद
वाली जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। साथ साथ जो जीवाणु वाली बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं उसके पत्ते पे छोटा छोटा पीला और भूरा धब्बा हो जाता है। साथ साथ पपीते पर भी बहुत छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वो जीवाणु के द्वारा संक्रमित हो जाते हैं पपीते। तो इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन जो है उसको 6 ग्राम का जो पाउच है वो 30 लीटर पानी में मिला के, और यदि हम पपीते पे उसका समुचित उपयोग करें, उसकी छिड़काव करें, तो ये जीवाणु रोग संबंधित बीमारियां वो नहीं होती हैं। नवीन जी, ये तो बात आपने बताई रोग के संबंध में। अब बात आती है प्रबंधन। तो पपीते का प्रबंधन किस प्रकार हमारे किसान भाई करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। प्रबंधन तो पपीते का पहले कि अच्छे वैरायटी का वो किसान भाई लें, जैसे पूसा नन्ना, रांची लौंग, ये कई तरह की वैरायटियां हैं जो कि पूसा नन्ना में छोटे पौधे में बहुत अच्छा पपीता लगता है और बहुत ही किसान भाइयों के लिए फल लाभप्रद है। बीमारी संबंधित भी और कैश रुपए के संबंध में भी पपीते मिलते हैं और फल के रूप में भी ये मार्केट में बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो इसके लिए है कि जहाँ जल जमाव ना हो वहाँ आप लगाएं। 1 मीटर गुने 1 मीटर के दूरी पर इसको ज़रूर लगाएं। साथ साथ इसमें जो सूक्ष्म पोषण तत्व का भी ध्यान रखें, जैसे गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद का आप समुचित प्रयोग करें एक पीट बना के। साथ साथ उसमें MOP और DAP को तो ज़रूर डालें। साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि वो अच्छा उसका विकास होगा। साथ साथ जब विकास हो गए तो उसमें अच्छे फल भी आएंगे। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि किसान भाई देखते हैं कि जिसमें फूल आने वाले पपीते हैं उसको वो काट देते हैं। ये ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जिसमें फूल आते हैं तो वो भी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मादा जो पपीता है उनको फूल वाले जो नर हैं उनसे पराग निषेचन की क्रिया उससे होती है और उसमें पपीते में बहुत अधिक संख्या में उसमें फल और फूल आते हैं, जिससे कि वो बाद में बहुत उपयोगी होते हैं। तो कम से कम 10 की संख्या में जब मादा हो तो एक फूल वाले को तो अवश्य रहने देना चाहिए, जिससे कि बाद में काफ़ी हद तक फायदा हो जाए। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को पपीते की देखभाल, रोग एवं उसके प्रबंधन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये तो बताना चाहेंगे कि बीज उपचार करें, उसके लिए प्रजातियां तो अच्छी ज़रूर लें, और साथ साथ यदि समय पर नहीं कर पाते हैं तो पॉलीथीन में भी, क्योंकि इसके जो बीज के जो अंकुरन क्षमता होती है वो कम होते हैं, तो उसके लिए एक पॉलीथीन ले लें और पॉलीथीन में उसमें वर्मी कंपोस्ट हो या सड़ा हुआ गोबर हो और थोड़ा DAP हो, थोड़ा बालू की मात्रा हो और थोड़ा राख की मात्रा हो, और उसको मिला के हम लोग पॉलीथीन में भर लें और उस बीज को 2-2 बीज को हम लोग रख लें बीज उपचार करने के बाद। और यदि उसमें अनुकरण आ जाए तो उसको हम लोग अपने घर में ही उसको बढ़ाएं और बाद में तब उसको बाद में ट्रांसफ़र हम लोग कर लें खेतों में। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है किसान भाइयों के लिए, ऐसा देखा गया है। तो देखा किसान भाइयों, नवीन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी पपीते के रोग एवं उसके प्रबंधन के बारे में। नवीन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है ना। और हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिला होगा। और अब हम बात करेंगे, झुमकी बहन, फल की बात हो गई, और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सब्जी की खेती, यानी टमाटर की खेती। अरे वाह! और टमाटर हमारे झारखंड में बहुतायत मात्रा में उपजाया जाता है। एकदम बिल्कुल। लेकिन उसमें और वृद्धि हो सकती है। वो कैसे? वो है कि अगर हम टमाटर को रोगों से बचा लें, उसमें लगने वाले कीटों से उसे छुटकारा दिलवा दें, तो हम टमाटर की पैदावार अत्यधिक मात्रा में कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बैंगन की बिल्कुल